गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिवों के बारे में। संयुक्त राष्ट्र संघ के अब तक कौन कौन से महासचिव रहे हैं, ठीक है बेटा। तो ड्राइगुली 1946 से 1952 तक रहे हैं। ये नॉर्वे के हैं। ये वकील, विदेश मंत्री, कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच हुई लड़ाई में युद्ध विराम के लिए प्रयास किए। इन्होंने कोरिया युद्ध को शीघ्र समाप्त करवाने में नाकामयाब रहने पर आलोचना झेलनी पड़ी। दोबारा महासचिव बनाने का सोवियत संघ ने विरोध किया। महासचिव के पद से इनको त्यागपत्र देना पड़ा। दूसरे हम बात करेंगे डेग हैमरशोल्ड की। डेग हैमरशोल्ड स्वीडन के हैं और इनका जो कार्यकाल है वो 1953 टू 1961 है। ये एक अर्थशास्त्री और वकील हैं। स्वेज नहर से जुड़े विवाद को सुलझाने और अफ्रीका के औपनिवेशीकरण के लिए इन्होंने काम किया है। कांगो संकट को सुलझाने की दिशा में किए गए प्रयासों के लिए मरणोपरांत नोबेल शांति पुरस्कार इनको दिया गया। सोवियत संघ और फ्रांस ने अफ्रीका में इनकी भूमिका की आलोचना की। यू थांट, इनका कार्यकाल जो है वो 1961 टू 1971 तक रहा। ये बर्मा, म्यांमार में शिक्षक और राजनयिक की भूमिका में रहे। क्यूबा के मिसाइल संकट के समाधान और कांगा के संकट की समाप्ति के लिए प्रयास किए। साइप्रस में संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति सेना बहाल की। वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिका की इन्होंने कड़ी आलोचना की। उसके बाद हम बात करेंगे कुर्ट वाल्डहीम की। इनका जो कार्यकाल है वो 1972 टू 1981 तक रहा। ये ऑस्ट्रिया के कूटनीतिक और विदेश मंत्री रहे। नामीबिया और लेबनान की समस्याओं के समाधान के प्रयास किए। बांग्लादेश में राहत अभियान की देखरेख। तीसरी बार महासचिव के पद पर चुने जाने की दावेदारी का चीन ने विरोध किया। जेवियर पेरेज द कुडियार 1982 टू 1991 पेरू में वकील और राजनयिक रहे। साइप्रस, अफगानिस्तान और अल साल्वाडोर में शांति स्थापना के लिए इन्होंने प्रयास किए। नमीबिया की आज़ादी के लिए मध्यस्थता की। फॉकलैंड युद्ध के दौरान ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच मध्यस्थता की। बुतरस धाली, ये मिस्र के हैं और इनका कार्यकाल 1992 टू 1996 तक रहा। ये राजनयिक, विधिवेत्ता और विदेश मंत्री रहे। एन एजेंडा फॉर पीस नामक रिपोर्ट जारी की। मोजाम्बिक में संयुक्त राष्ट्र संघ का सफल अभियान चलाया। बोस्निया, सोमालिया और रवांडा में संयुक्त राष्ट्र संघ की असफलताओं के लिए आरोप लगे। गंभीर असहमतियों के कारण अमेरिका ने दोबारा महासचिव बनने का विरोध किया। कोफी अन्नान 1997 टू 2006 ये घाना के हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकारी रहे। एड्स, टीबी और मलेरिया से लड़ने के लिए एक वैश्विक कोष बनाया। अमेरिकी नेतृत्व में इराक पर हुए हमले को अवैध करार दिया। 2005 में मानवाधिकार परिषद तथा शांति संस्थापक आयोग की स्थापना की। 2001 का नोबेल शांति पुरस्कार इनको दिया गया। वान की मून, इनका जो कार्यकाल है वो 2007 टू 2016 तक रहा। ये कोरिया गणराज्य के दक्षिण कोरिया के कूटनीतिक और विदेश मंत्री रहे। 1971 के बाद इस पद पर बैठने वाले पहले एशियाई हैं। जलवायु परिवर्तन पर प्रकाश डाला। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य पर ध्यान दिया। यूएन वीमेन के निर्माण के लिए काम किया। युद्ध नियोजन और परमाणु निशस्त्रीकरण पर इन्होंने जोर दिया। ठीक है, अभी हम बात करेंगे कि ये जो लोग हैं इन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रक्रियाओं और ढांचे में सुधार करने के लिए बहुत सारे काम किए। ठीक है, तो
इस प्रक्रियाओं और ढांचे में सुरक्षा परिषद में किस तरह से सुधार किया जाए, कैसे इसमें सुधार करने के लिए सभी लोगों को एक मंच पर लाकर बहस की जाए। 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में एक प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था। प्रस्ताव में 3 मुख्य शिकायतों का जिक्र था। पहला, राजनीतिक वास्तविकताओं की नुमाइंदगी नहीं करती सुरक्षा परिषद, फैसलों पर पश्चिमी मूल्यों और हितों की छाप होती है, सुरक्षा परिषद में बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे में बदलाव की बढ़ती हुई मांगों के मद्देनजर 1 जनवरी 1997 को संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कोफी अन्नान ने जांच शुरू कराई। सुधार कैसे कराए जाए? मिसाल के तौर पर कि सुरक्षा परिषद के नए सदस्य चुने जाने चाहिए या नहीं। तो इसके बाद के सालों में सुरक्षा परिषद की स्थायी और अस्थायी सदस्यता के लिए मानदंड सुझाए गए। इनमें से कुछ प्रमुख हैं। पहला, बड़ी आर्थिक ताकत होनी चाहिए। दूसरा, बड़ी सैन्य ताकत होनी चाहिए। तीसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में ऐसे देश का योगदान ज़्यादा हो, आबादी के लिहाज से बड़ा राष्ट्र हो, ऐसा देश जो लोकतंत्र और मानवाधिकारों का सम्मान करता हो, यह देश ऐसा हो कि अपने भूगोल, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के लिहाज से विश्व की विविधता की नुमाइंदगी करता हो। जैसा कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्यता के लिए निरंतर प्रयासरत है। ठीक है, तो इस तरह से जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके सुधार करने की कोशिश की गई है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1944 में विश्व बैंक की औपचारिक स्थापना हुई थी। इस बैठक की गतिविधियां प्रमुख रूप से विकासशील देशों से संबंधित हैं। यह बैंक मानवीय विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामीण विकास, ग्रामीण सिंचाई, ग्रामीण सेवाएं, पर्यावरण सुरक्षा, प्रदूषण में कमी, नियमों का निर्माण और उन्हें लागू करना, आधारभूत ढांचा, बिजली, सड़क, शहरी विकास तथा सुशासन, कदाचार जैसे विधिक संस्थाओं का विकास के लिए काम करता है। यह अपने सदस्य देशों को आसान ऋण और अनुदान देता है। ज़्यादा गरीब देशों को यह अनुदान वापस नहीं चुकाने पड़ते। इस अर्थ में यह संस्था समकालीन वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करती है। तो इस तरह से संयुक्त राष्ट्र की जो अलग अलग पार्ट्स में ये डिवाइड है, जो इसकी शाखाएं हैं, उनके अलग अलग काम होते हैं। जैसे ये अंतर्राष्ट्रीय या विश्व कोष जो है उसका काम है ऋण देना ऐसे देशों को जो अपना विकास करना चाहते हैं। ठीक है, आगे सवाल यह है कि बेहतरीन रिकॉर्ड वाले देशों की जो कतार है वो लग जाएगी और क्या ये देश परिषद के सदस्य के रूप में प्रभावकारी होंगे? क्या ये प्रतिनिधित्व करने में सक्षम होंगे? तो इस तरह से कुछ देश जो हैं जिनके पास वीटो पावर है वो चाहते हैं, संयुक्त राष्ट्र चाहता है कि ऐसे देशों को भी इसमें शामिल किया जाए, इसको बढ़ावा दिया जाए ताकि उनको भी प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले। ठीक है, जैसे भारत जो है निरंतर स्थायी सदस्य प्राप्त करने के लिए कोशिश कर रहा है। ठीक है, 2 साल के लिए अस्थायी तौर पर अस्थायी तौर पर जो है भारत को अभी प्रतिनिधित्व स्वास्थ्य संगठन में करने का मौका मिला है। ठीक है, तो सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया में स्थिरता कायम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र में 5 स्थायी सदस्यों को विशेष हैसियत दी गई। 5 स्थायी सदस्यों को फायदा था कि सुरक्षा परिषद में उनकी सदस्यता स्थायी होगी और उन्हें वीटो का अधिकार होगा। अस्थायी सदस्य 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं और इस अवधि के बाद उनकी जगह पर नए सदस्यों का चयन होता है। 2 साल की अवधि तक अस्थायी सदस्य रहने के तत्काल बाद किसी देश को फिर से इस पद के लिए नहीं चुना जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अस्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार नहीं है। सुरक्षा परिषद में फैसला मतदान के जरिए होता है। हर एक सदस्य को एक वोट का अधिकार होता है। बहरहाल स्थायी सदस्यों में कोई अपने एक निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकता है। जैसे जब भारत ये डिमांड करता है कि उसे स्थायी सदस्य बनाया जाए तो उसमें चीन जो है वो बार बार अपने जो है
वोट का प्रयोग करता है और निषेधाधिकार का प्रयोग करता है, जिसके कारण जो 4 देश सहमत होने के बाद भी भारत को स्थायी सदस्य बनने से रोकता है। ठीक है, इसके बाद है संयुक्त राष्ट्र न्यायाधिकार। संयुक्त राष्ट्र न्यायाधिकार का सदस्य विश्व के सामने कुछ ठोस मसले हैं। जैसे संयुक्त राष्ट्र ने जब अपने अस्तित्व के 60 साल पूरे किए तो इसके सभी सदस्यों ने प्रमुख इस सालगिरह को मनाने के लिए 2005 के सितंबर में इकट्ठे हुए। इस अवसर पर मौजूदा स्थितियों की समीक्षा हुई, जैसे शांति संस्थापक आयोग का गठन। यदि कोई राष्ट्र अपने नागरिकों को अत्याचारों से बचाने में असफल हो जाता है तो विश्व बिरादरी इसका उत्तरदायित्व ले। मानवाधिकार परिषद की स्थापना, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य, हर रूप रीति के आतंकवाद की निंदा, एक लोकतंत्र कोष का गठन, ट्रस्टीशिप काउंसिल को समाप्त करने पर सहमति आदि पर विचार विमर्श किया गया। ठीक है, तो इस तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो बहुत ही पेचदार होते हैं, जिनको सुलझाना आसान नहीं होता है। ठीक है, दुनिया में बहुत से झगड़े चल रही हैं। यह आयोग किस में दखल दे? हर झगड़े में दखल देना क्या इस आयोग के लिए उचित अथवा असंभव होगा? ठीक इसी तरह यह सवाल भी पूछा जा सकता है कि अत्याचारों से निपटने में विश्व बिरादरी की जिम्मेदारी क्या होगी? मानवाधिकार क्या है? इस बात को कौन तय करेगा कि किस स्तर का मानवाधिकार उल्लंघन हो रहा है? मानवाधिकार उल्लंघन की दिशा में क्या कार्रवाई की जाए, इसे कौन तय करेगा? बहुत से देश अभी विकासशील जगत का हिस्सा है। ऐसे में सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य में निर्धारित विकास संबंधी महत्वाकांक्षी जो लक्ष्य हैं उनको मानक बनाना कहाँ तक व्यवहारिक है? क्या आतंकवाद की कोई सर्वमान्य परिभाषा हो सकती है? क्या संयुक्त राष्ट्र संघ लोकतंत्र को बढ़ावा देने में धन का इस्तेमाल किस प्रकार कर सकता है? ऐसे ही कुछ और सवाल हैं जिनका जवाब हम कल देंगे, कल की वीडियो में। थैंक यू।